अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने डेवऑप्स इंट्रोडक्शन पे बात की थी। आज हमने देखना है कि लिनक्स हमने बेसिकली स्टार्ट करना है, तो इसमें अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर मैक ओएस होता है और उसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इसमें ये होता है कि हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि उसका हमें लाइसेंस बाय करना पड़ता है, जबकि जो हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये फ्री होता है। ठीक है, मतलब कि आपको इसको यूज़ करने के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। दूसरे नंबर पे क्या होता है कि ये CLI होता है। CLI का मतलब होता है कि कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि आप देखें, आप जब विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसमें हर चीज़ की जो है ना ग्राफिक्स होती है। ठीक है, आपको ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग सारा जो है ना काम करना होता है। बट लिनक्स में क्या होता है कि आपको हर काम करने की कमांड देनी पड़ती है। लाइक अगर आपने कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, कोई फ़ोल्डर बनाना है, कुछ कॉपी करना है, मूव करनी है किसी फाइल या डायरेक्टरी को, मतलब कुछ भी काम जो आप नॉर्मल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं उसको अगर आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में करना है तो आपको हर काम की कमांड का पता होना चाहिए कि कौन से काम के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये CLI बेस है, मतलब कि कमांड लाइन इंटरफेस है। जबकि जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये GUI होता है, मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका होता है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, बट जो सबसे ईजी मेथड है उसमें ये है कि आप AWS का अकाउंट यूज़ करें। ठीक है, AWS के लिए सिंपल आपने क्या करना है कि आपने अपने जाना है अपने किसी भी ब्राउज़र में जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है AWS साइन अप। इसमें क्या होता है कि अकाउंट, ये देखें, साइन अप फॉर ए फ्री AWS अकाउंट। आपको आप ना अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को यूज़ करके तो यहाँ पे 6 मंथ के लिए फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इस पर अपने लिनक्स की सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि फिर बेसिकली आपको कार्ड यूज़ करना पड़ता है, लेकिन और बाकी इसका सारा अकाउंट क्रिएट करने का सारा प्रोसेस सेम ऐसा ही है जैसे आप लाइक किसी फेसबुक या इंस्टा के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो बहुत इजी है, लेकिन ये है कि अगर आपने इसके ऊपर अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करके अकाउंट क्रिएट करना है तो उससे बेहतर है कि आप लोग अपना नया पे अकाउंट क्रिएट कर लें और उसमें मतलब आपने ना अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, लाइक 400 या 500 इतनी अमाउंट उसमें रखें और उसके बाद उस नया पे अकाउंट को यूज़ करके आप अपना AWS पे अकाउंट क्रिएट करें। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब हम AWS के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ये जस्ट फॉर वेरिफिकेशन हमारा $1 जो ना डिडक्ट होता है। तो एटलीस्ट आपके नया पे अकाउंट में 3 या 4 या 500 मैक्सिमम होने चाहिए, बट उससे ज़्यादा कोशिश करें कि आपके नया पे अकाउंट में पैसे ना हों। ठीक है, तो उसको आप यूज़ करें यहाँ पे AWS के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अच्छा, जब आपका एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आपके सामने ये डैशबोर्ड मीन्स कि इसका जो इंटरफेस है वो आपको शो हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि सर्च में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है EC2। तो EC2 बेसिकली AWS की एक सर्विस है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ या लिनक्स की जो एक वर्चुअल मशीन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे EC2 सर्च करना है और फर्स्ट ये जो वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड है इस पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये जो इंस्टांसेस के नीचे एक इंस्टांसेस सेक्शन में इंस्टांसेस लिखा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक कर देना। मीन्स कि ये आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का सारा प्रोसेस है। तो आपने लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी लिनक्स मशीन को कुछ भी नाम देना है और लेट्स से हम इसको नाम दे देते लिनक्स VM। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ से देखिए आपको बंटू की मशीन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेड हैट की भी कर सकते हैं, इवन कि विंडोज़ की भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अमेज़न लिनक्स को रखेंगे। ठीक है, इस पर ही हम सारी अपनी प्रैक्टिस फॉर नाउ करेंगे, लेकिन जब हम डॉकर वगैरह यूज़ करेंगे तो हम वो बंटू को यूज़ कर लेंगे।
ठीक है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पे बस मेक श्योर करना कि यहाँ पे आपका 3 डॉट माइक्रो सिलेक्ट हो और इसके सामने फ्री टियर लाजमी लिखा हो। ठीक है, इससे ये होगा कि अगर आप इस मशीन को यूज़ भी करेंगे तो आपको कोई भी बिल इसका नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ये चीज़ लाजमी करनी है, ये लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे की जनरेट करनी पड़ती है। तो आपने न्यू की पेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसको नाम कुछ भी दे रहे हैं अपनी की का, आप इसको कह लें लिनक्स की, और उसके बाद जस्ट आपने क्रिएट की पेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका क्या होगा कि आपकी लिनक्स की वर्चुअल मशीन जो है ना वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि आपने इस मशीन को एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है। ठीक है, ताकि आप इस मशीन को बेहतर तौर पे यूज़ कर सकें। तो उसके लिए आपने सिंपल, हमारे उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का नाम है मोबैक्सट्रम। तो आप उसको पहले आपने इसको गूगल से डाउनलोड करना है। आपने यहाँ पे लिखना है डाउनलोड मोबैक्सट्रम, ये ठीक है, ये नीचे आ रहा है, ये इसकी स्पेलिंग है मोबैक्सट्रम, और ये इस लिंक पे आपने जाना है। यहाँ पे आके आपने ये जो इसका फ्री वाला वर्जन है ना, इस पे आपने इसको फ्री डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना, तो यह बस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अपनी इस मशीन को मोबैक्सट्रम पे ओपन करना है। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे ये जो आपका IPv4 एड्रेस है ना, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। एक चीज़ ये आपने नोट करनी है, दूसरी ये इसका यूज़र नेम देखें EC2-user, इसको भी आपने नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आपने आना है मोबैक्सट्रम में। तो यहाँ पर आप सर्च करें डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, तो ये इस तरह के सिस्टम में मौजूद होगा, आपने इसको ओपन करना है, और यहाँ पे आपने सेशन में आना है। ठीक है, सेशन में आने के बाद SSH पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो आपने वहाँ से IP एड्रेस कॉपी किया था उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जो हमारा यूज़र नेम था उसके लिए आपने स्पेसिफाई यूज़र नेम को टिक करना है, और यहाँ पे आपने लिख देना है EC2-user। उसके बाद आपने, अब हमने लॉगिन के लिए एक फ़ाइल डाउनलोड की थी, उसको अटैच करना है। तो उसके लिए आपने एडवांस SSH सेटिंग्स पे जाना है, यूज़ प्राइवेट की पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपने अपनी इस की को सिलेक्ट कर लेना। लिनक्स की हमारी थी, इसको ओपन कर लेना है, ओके कर देना है, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो आपने AWS के ऊपर लिनक्स की मशीन बनाई है वो आपकी इस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मोबैक्सट्रम में ओपन हो जाएगी। इसमें यह है कि बस इसका इंटरफेस बहुत अच्छा, और आप इसको इजीली अपनी लिनक्स मशीन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ना, हम देखें एक लोकल यूज़र से यहाँ पे लॉगिन होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि रूट यूज़र से लॉगिन होना है, मींस के सुपर जो हमारे पास सुपर यूज़र है ना, उससे आपने सारा काम करना है। क्योंकि सुपर यूज़र में और लोकल यूज़र में डिफरेंस ये होता है कि जो लोकल यूज़र होता है ना, उसके पास सिस्टम की सारी एक्सेस नहीं होती, जबकि जो रूट यूज़र होता है उसके पास सिस्टम की सारी एक्सेस मौजूद होती है। तो आपने सुपर यूज़र से लॉगिन करने के लिए कमांड देनी है sudo -i। ठीक है, और उसके बाद स्क्रीन को अगर आपने क्लियर करना है तो आप यहाँ पे क्लियर कमांड को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिखा रहा है रूट, जब आप रूट से लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होती है कि हमारे पास सबसे पहली कमांड होती है कि अगर हमने ये देखना हो कि हमारे पास यहाँ पे कितनी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है LL। तो अभी देखिए वो बता रहे हैं कि टोटल 0, यानी कि ना अभी मेरे पास कोई फ़ाइल है ना ही कोई डायरेक्टरी है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है टच, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, फ़ाइल का नाम दे देना। लेट्स से मेरे पास फ़ाइल है file1.txt, ये मैं अपनी फ़ाइल का नाम रखना चाहती हूँ। ठीक है, और अब मैं दोबारा अगर LL कमांड को यूज़ करूँ, LL का मतलब बेसिकली होता है लॉन्ग लिस्ट, यानी कि आप किस चीज़ की लिस्ट देखना चाह रहे हैं, फ़ाइल और डायरेक्टरीज़ की। डायरेक्टरी होता है फ़ोल्डर, मतलब कि विंडोज़ में अगर आप फ़ोल्डर कहते हैं तो लिनक्स में आपने उसी चीज़ को डायरेक्टरी कहना है।
तो LL हमें ये दिखाता है कि हमारे पास कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं। तो अभी देखें जब मैंने LL कमांड एग्जीक्यूट की तो वो मुझे दिखा रहा है कि आपके पास ये एक फ़ाइल है, ठीक है। बाकी ये इसकी डिटेल होती है कि ये कब क्रिएट हुई, कितना साइज़ है इसका ऑनर कौन है, परमिशंस वगैरह ये सब होती हैं, ठीक है। अगर आपने सिंपल बाय नेम चेक करनी है कि आपके पास कितनी फ़ाइल और डायरेक्टरीज हैं तो आप LL की जगह पे LS कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल आपको फ़ाइल या डायरेक्टरीज के बस नाम शो करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे कोड फ़ाइल क्रिएट करनी है तो मैं दोबारा से टच कमांड दूँगी और आगे जिस भी नाम की मुझे फ़ाइल चाहिए वो आप मैं नाम दे दूँगी। जैसे अब मुझे file2.txt नाम की फ़ाइल चाहिए, मैं वो नाम रख दूँगी इसका, ठीक है। अब मैं अगर दोबारा LS करूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक साथ मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करें। उसके लिए भी सिंपल आपने क्या करना है, टच कमांड देनी है और उसके साथ आपने जितने भी आप फाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं उनके आपने नेम मेंशन कर देने। जैसे फ़ाइल 3 मुझे चाहिए, फिर मुझे फ़ाइल 4 चाहिए, फिर मुझे फ़ाइल 5 भी चाहिए, ठीक है। तो उन सब के नाम मैं स्पेस के साथ मेंशन कर दूँगी 3, 4 एंड 5.txt, ठीक है। और अगर मैं दोबारा LS करूँ तो देखिए मेरे पास सारी फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कमांड होती है टच फाइल क्रिएट करने के लिए। अब अगर मुझे चाहिए डायरेक्टरीज में क्रिएट करना चाहती हूँ, मीन्स कि कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है mkdir। mk का मतलब होता है मेक और dir का मतलब होता है डायरेक्टरी, यानी कि मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहती हूँ और उसके बाद मैंने क्या करना है, जिस भी नाम की मुझे डायरेक्टरी चाहिए या फ़ोल्डर चाहिए वो मैंने नाम मेंशन कर देना है। तो मुझे अगर dir1 नाम से कोई डायरेक्टरी चाहिए तो मैं इस तरह बस कमांड दे के आगे जो जिस नाम की मुझे फ़ोल्डर चाहिए वो नाम दे दूँगी तो मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अगर मुझे कंफर्म करना है तो मैं अगेन LS कमांड को यूज़ कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे देखें जो ब्लू कलर में है वो मेरी डायरेक्टरी है, बाकी मेरे पास जितनी भी थी वो सब फाइल्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरीज भी क्रिएट करनी है तो सेम वही मेथड है कि अब की बार आपने mkdir कमांड को यूज़ करना है और उसके बाद dir2, फिर dir3, फिर dir4 एंड इस तरह आप जितने भी नाम देना चाहें उतने ही आपकी एक ही टाइम पे डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। एंड LS कमांड आपने यूज़ करनी है तो ये देखें आपके पास ये 4 डायरेक्टरीज हैं, अब बाकी ये 5 आपके पास फाइल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि जैसे आपके पास अगर विंडोज़ में कोई फ़ोल्डर है तो अगर हमें ये चेक करना हो कि इस फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद कोई फ़ोल्डर या फ़ाइल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उस फ़ोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं तो हम उस फ़ोल्डर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे मज़ीद कोई भी फ़ोल्डर या कोई फ़ाइल हो तो उस फ़ोल्डर पे भी डबल क्लिक करते हैं और उस फ़ोल्डर के भी अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से मुझे इस डायरेक्टरी 1 के अंदर जाना है, मतलब मुझे ये जो dir1 फ़ोल्डर है इसके अंदर जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास कमांड होती है cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। अभी ये टिल्डा का साइन है, इसका ये मतलब होता है कि अभी आप किसी भी फ़ोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर नहीं हैं, ठीक है। बट जब हम किसी भी फ़ोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं तो फिर यहाँ पे हमें टिल्डा की जगह ना उस डायरेक्टरी का नाम शो हो रहा होता है। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें कहूँ कि मुझे डायरेक्टरी 1 के अंदर जाना है तो मैं कमांड यूज़ करूँगी cd और cd के बाद मैं जिस भी डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहती हूँ उस डायरेक्टरी का नाम लिख दूँगी। मुझे अगर डायरेक्टरी 1 के अंदर जाना, ठीक है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखें पहले यहाँ पे टिल्डा शो हो रहा था और अब यहाँ पे डायरेक्टरी 1 शो हो रहा है। इट मीन्स कि अब मैं डायरेक्टरी 1 के अंदर आ चुकी हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे LS करूँ तो वो मुझे दिखाएगा कि इस डायरेक्टरी के अंदर मज़ीद आपने कोई भी डायरेक्टरी या कोई फ़ाइल क्रिएट नहीं की, तो मैं यहाँ पे अगेन कोई भी फ़ाइल या डायरेक्टरी क्रिएट कर सकती हूँ। अभी मैंने फ़ाइल नाम से एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। और इसी तरह डायरेक्टरी अगर मुझे क्रिएट करनी हो तो dir नाम से मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दोनों मुझे डायरेक्टरी और फाइल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। कि आपने इस डायरेक्टरी के अंदर मतलब डायरेक्टरी 1 के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट की है और एक फ़ाइल बनाई है। डायरेक्टरी का नाम dir है और फाइल का नाम फ़ाइल है। अच्छा, अब मज़ीद अगर मुझे इस डायरेक्टरी के भी अंदर जाना है तो मैं सेम वही कमांड दोबारा से एग्जीक्यूट करूँगी cd और dir, ठीक है। तो अब ये मुझे दिखा रहा है कि अब आप dir के अंदर हैं, ठीक है। अब ना दो यहाँ पे बातें होती हैं कि या तो मैं इस डायरेक्टरी 1 से वापस इस टिल्डा वाली जगह पे आ सकती हूँ, ठीक है, या अगर मुझे इस डायरेक्टरी 1 से वापस इस डायरेक्टरी 1 में जाना है तो मैं यहाँ पे भी आ सकती हूँ, ठीक है। तो अगर तो मुझे डायरेक्ट
इस डायरेक्टरी से बाहर आना है टिल्डा वाली जगह पे, तो मैं सिंपल यहाँ पे कमांड यूज़ करूँगी CD, ठीक है। और अगर मुझे डायरेक्टरी से वापस पिछली डायरेक्टरी में जाना है, मतलब मुझे सिर्फ अगर 1 स्टेप बैक जाना है, तो इसके लिए कमांड होती है CD डॉट डॉट, ठीक है। अगर देखें CD डॉट डॉट किया तो यहाँ पे मैं पहले डायरेक्टरी के अंदर थी, अब मैं डायरेक्टरी 1 के अंदर आ गई हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोबारा इस DIR के अंदर जाऊँ, तो अब देखें जो DIR से एक स्टेप बैक वाली डायरेक्टरी है उसका नाम डायरेक्टरी 1 है। बट अगर मुझे एक स्टेप बैक नहीं जाना, मुझे बिल्कुल ही मतलब इस टिल्डा वाली जगह पे आना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल CD कमांड यूज़ करूँगी। मतलब इसके आगे मैं किसी भी डायरेक्टरी का नाम नहीं मेंशन करूँगी, तो ये क्या करेगा कि मुझे डायरेक्ट टिल्डा वाली जगह पे लेके आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, पहले मैं यहाँ डायरेक्टरी में थी, अब मैं बजाय डायरेक्टरी 1 में जाने के मैं सीधा टिल्डा में आ गई हूँ। तो ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10 डायरेक्टरीज़ हैं, मतलब एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी, और आप 10th वाली डायरेक्टरी पे हैं और आपने वापस 10th से 9th या 8th किसी भी डायरेक्टरी में आना है, तो जस्ट 1 स्टेप बैक जाने के लिए आप CD डॉट डॉट कमांड का यूज़ करते हैं। वो आपको 1 स्टेप बैक लेके आती रहती है। मतलब अगर आप पहले डायरेक्टरी 10 में हैं तो आप CD डॉट डॉट करेंगे तो डायरेक्टरी 9 में आ जाएंगे, फिर आप CD डॉट डॉट करेंगे तो आप डायरेक्टरी 8 में आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप मतलब बिल्कुल ही आप वापस डायरेक्टरी 0 में क्या ले आना चाहते हैं डायरेक्टरी 10 से, तो फिर आप सिंपल CD कमांड को यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे 4 डायरेक्टरीज़ हैं और 5 फाइल्स हैं, और इनमें से सिर्फ हमारे पास ये एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमने मज़ीद एक फ़ाइल और डायरेक्टरी क्रिएट की है बस। लेकिन ये बाकी जो तीनों डायरेक्टरीज़ हैं ये एम्प्टी हैं, मतलब इनके अंदर मैंने मज़ीद कोई फ़ाइल या डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की, ठीक है। तो अब अगर हमें किसी भी फ़ाइल या डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है। अच्छा, ये जो मैंने स्क्रीन क्लियर किया ना, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया, Ctrl+L। आप Ctrl+L भी यूज़ कर सकते हैं और आप क्लियर कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी देखें, अभी मैंने दोबारा से स्क्रीन जो है ना वो मेरी है, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये क्लियर कमांड लिख के भी एंटर कर सकती हूँ और Ctrl+L को भी यूज़ कर सकती हूँ स्क्रीन क्लियर करने के लिए। अच्छा, अब हमने देखना है कि फाइल या डायरेक्टरीज़ को डिलीट किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये डायरेक्टरी 2 है, मैं इसको अगर डिलीट करना चाहती हूँ तो इसके लिए कमांड होती है RMDIR, ठीक है। RM का मतलब होता है रिमूव करो, DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी को, ठीक है। और उसके बाद आप जिस भी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम दे दें और एंटर कर दें। अब अगर मैं दोबारा LS करूँ तो यहाँ पर देखें डायरेक्टरी 2 मेरे पास पहले मौजूद थी, बट क्योंकि मैंने ये रिमूव करने की कमांड एग्जीक्यूट कर दी तो अब मेरे पास डायरेक्टरी यहाँ पे नहीं है। इसी तरह अगर मुझे डायरेक्टरी 3 को रिमूव करना है तो मैं RMDIR कमांड यूज़ करूँगी और आगे डायरेक्टरी 3 का नाम दे दूँगी और एंटर कर दूँगी और आप यहाँ पे LS से चेक करें, अब आपके पास डायरेक्टरी 3 भी मौजूद नहीं। लेकिन अब ये जो मेरे पास 2 और 3 थी, ये दोनों तो थी एम्प्टी और इस वजह से इस कमांड से ये डिलीट हो गई हैं। बट जो मेरे पास डायरेक्टरी 1 है ना, ये एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी ना होने से मुराद है कि इसके अंदर मज़ीद एक फ़ाइल और डायरेक्टरी मौजूद है। तो अगर मैं इसको इस कमांड से एग्जीक्यूट डिलीट करूँगी तो यहाँ पे देखें कि वो मुझे एरर दे रहा है। वो कह रहा है फेल्ड टू रिमूव डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यानी कि ये जो कमांड होती है ना, ये स्पेसिफ़िकली यूज़ होती है उस डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए जो कि एम्प्टी होती है। लेकिन अगर आपने ऐसी डायरेक्टरी रिमूव करनी है जो कि नॉन एम्प्टी है, तब आपको कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। पहले आपने लिखना है RM के रिमूव करो, फिर आपने लिखना है -R जो होता है ना, ये बेसिकली एक फ्लैग होता है जो कि डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप लिखना है FF का मतलब होता है फोर्सफुली, यानी कि आप रिमूव कर रहे हो एक डायरेक्टरी को फोर्सफुली और उस डायरेक्टरी का नाम है डायरेक्टरी 1, ठीक है। अब देखिए अब की बार इसने कोई एरर नहीं दी और अगर आप LS से भी चेक करें तो अब आपके पास डायरेक्टरी 1 जो है वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो RMDIR कमांड है एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए और RF कमांड है नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। इसी तरह अब हमारे पास ये फाइल्स हैं, तो फाइल्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास कमांड होती है RM-F, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने R नहीं लगाया क्योंकि R मैंने बताया ये यूज़ होता है डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि रिमूव करो और -F का मतलब वही है कि फोर्सफुली आप रिमूव कर रहे हो और आगे आपने क्या करना है, फाइल का नाम दे देना है, ठीक है। फाइल 1 का नाम हम दे देते हैं और एंटर। और यहाँ पे अगर मैं LS करूँ, देखें अब यहाँ पे आपके पास फाइल 1 नहीं है, ठीक है।
तो ये आज कुछ कमांड्स हमने देखी हैं कि फ़ाइल क्रिएट कैसे होती है, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होती है, हम डायरेक्टरीज़ के अंदर कैसे जा सकते हैं, डायरेक्टरीज़ की लिस्ट को चेक कैसे कर सकते हैं, और एम्प्टी और नॉन एम्प्टी डायरेक्टरीज़ को कैसे रिमूव किया जाता है, और फाइल्स को कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मज़ीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।